हाँ जी बच्चों, तो अभी नेक्स्ट हम करने वाले हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। कि सेल को सीरीज और पैरेलल में जोड़ने से क्या होता है। तो अभी हम स्टडी करने वाले हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। सेल्स की ग्रुपिंग करनी है। एक होती है सीरीज कॉम्बिनेशन या सीरीज ग्रुपिंग, उसमें सेल्स को ना इस तरह से जोड़ा जाता है, ये एक सेल, उसके आगे एक और, उसके आगे एक और, लेकिन हम पोलैरिटी भी चेंज कर सकते हैं। ऐसे इस तरह से पोलैरिटी भी चेंज कर सकते हैं। मींस जब आप नेगेटिव के साथ पॉजिटिव जोड़ेंगे और फिर नेगेटिव के साथ पॉजिटिव जोड़ेंगे तो सेम ऑर्डर बोला जाता है, ऑपोजिट जोड़ देंगे तो डिफरेंट ऑर्डर बोला जाता है। तो इस तरह से जोड़ सकते हैं। अब हर किसी सेल की ना अपनी अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, तो जब हम सेल्स को ऐसे सीरीज में जोड़ते हैं बच्चों, उनकी जो इंटरनल रेजिस्टेंसेस हैं वो भी सीरीज में जुड़ जाती है। और टोटल रेजिस्टेंस जो है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि सब सीरीज में आ गई तो सबका सम हो जाएगा। इसका हम प्रूफ भी करेंगे। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन इस तरह से बनती है सेल्स की। दूसरी है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको पता है कि सेल्स इस तरह से जुड़ेंगे, ये एक सेल उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस, ये दूसरा सेल उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस। यहां पर भी पोलैरिटी ऑपोजिट करी जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे हमें फिर किस तरह से ट्रीट करना है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, वही हमें सीखना है। तो इस तरह से सेल्स को अगर आपने जोड़ दिया तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन बन जाएगी। अब यहां पर एक्चुअल जो केस है वो ये है कि सबकी ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस डिफरेंट है। ठीक है, तो ईएमएफ के लिए ना अभी से मैं ये वाला सिंबल यूज करूंगा, इसको एक्साई बोलते हैं। तो सबकी ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस डिफरेंट है, लेकिन इन सबका एक स्पेशल केस होगा जब ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस सबकी बराबर होगी, आइडेंटिकल सेल्स होंगे। तो आइडेंटिकल सेल्स वाला स्पेशल केस भी हर केस में हम करेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी सॉल्व करेंगे, सीरीज में भी करेंगे, और उसके साथ साथ सीखेंगे कि नेट ईएमएफ यहाँ पे कैसे निकालनी है, टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालनी है। सिमिलरली यहाँ पे नेट ईएमएफ कैसे निकालनी है और टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालनी है। और लास्ट में है मिक्स्ड ग्रुपिंग। मिक्स्ड ग्रुपिंग में क्या होता है, सीरीज और पैरेलल दोनों को इकट्ठा यूज किया जाता है। जैसे कुछ सेल सीरीज में लगा दिए जाते हैं लाइक दिस, और एक और फिर ऐसी रो यूज कर ली जाती है, एक और रो यूज कर ली जाती है। ये सेल्स मोस्ट ऑफ द केसेस में जो हम ट्रीटमेंट करेंगे आइडेंटिकल सेल्स का करेंगे, लेकिन अगर नॉन आइडेंटिकल भी हुए तब भी यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को सॉल्व करना डिफिकल्ट नहीं है। तो आइडेंटिकल सेल वाला आर्टिकल हम करेंगे डेरिवेशन, जो सीबीएसई में ज्यादातर पूछी जाती है। सीबीएसई में ये दोनों भी पूछे जाते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन आइडेंटिकल सेल्स। नॉन आइडेंटिकल, नॉन आइडेंटिकल का मतलब है ईएमएफ डिफरेंट है उनकी, और साथ साथ इंटरनल रेजिस्टेंस भी डिफरेंट है। तो हमें यहाँ पे बताना होता है कि नेट करंट कितना सप्लाई होगा और टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी सेल्स की, और इसके साथ साथ मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर होगी। सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि सर्किट में करंट मैक्सिमम कब होगा, सर्किट में करंट मिनिमम कब होगा, ये भी कंडीशंस हमें साथ में बतानी है। तो साथ साथ में हमें बताना है कंडीशंस फॉर हर किसी केस में, कंडीशंस फॉर मैक्सिमम करंट, क्योंकि हम चाहते यही है कि जो भी हम सेल्स की कॉम्बिनेशन बनाएं हमें मैक्सिमम करंट मिले सर्किट में। तो सीरीज में मैक्सिमम करंट कब मिलेगा, पैरेलल में कब मिलेगा, और क्या क्या इनकी एप्लीकेशंस हैं, ये सारा हमने इस टॉपिक में स्टडी करना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे दो नॉन आइडेंटिकल सेल्स ले लेते हैं, टू नॉन आइडेंटिकल सेल्स ले लेते हैं अभी बच्चों। ठीक है, यहां बना के दिखाते हैं आपको। ये पहला सेल EMF XI1, रेजिस्टेंस R1, ये दूसरा सेल EMF XI2, रेजिस्टेंस R2। इनको हमने ले लिया, ठीक है, और हम इनको ज्वाइन करेंगे कनेक्टेड इन सीरीज। कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में इनको जोड़ेंगे। ठीक है बच्चों, और क्या क्या फाइंड करना है, फाइंड करंट इन सर्किट, ठीक है, एंड टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी है कैपिटल R। मींस हमने एक कॉम्बिनेशन बनानी है, उसको कैपिटल R से जोड़ देना है, और फाइंड क्या करना है, मैक्सिमम करंट फाइंड करना है। बेसिकली सर्किट में करंट कितना है, और एक हमें फाइंड करना है कि इक्विवेलेंट ईएमएफ कितनी है, और एक हमें फाइंड करना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी है। तो इसको हम अभी सॉल्व करेंगे। लेट अस मेक सर्किट डायग्राम। तो दिस इज योर सेल नंबर 1, इंटरनल रेजिस्टेंस R1,
दिस इज सेल नंबर 2, इंटरनल रेजिस्टेंस R2, और इसको मैंने इस तरह से बना दिया, सीरीज में जोड़ दिया ना दोनों को, और इस पूरी कॉम्बिनेशन को, ये पूरी कॉम्बिनेशन जो है उसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ दिया। तो इसके कारण सर्किट में करंट आई ट्रेवल करेगा। ऐसे करंट आई हम यहाँ पर अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे करंट आई है, एंड वी हैव टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर आई। ठीक है, आई का एक्सप्रेशन तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, करंट इज बेसिकली टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, वो लिख सकते हैं। देखो मैं लिख के दिखा देता हूँ, टोटल वोल्टेज इज xi1 प्लस xi2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R प्लस R1 प्लस R2, क्योंकि सारी रेजिस्टेंसेस सीरीज में हैं और जो सेल्स हैं उनकी पोलैरिटीज जो है वो भी सेम रखी गई है। नेगेटिव से पॉजिटिव जोड़ा जाए ना तो सेम ऑर्डर है, तो उस केस में ईएमएफ ऐड होती है। लेकिन हम इसको जब प्रूव करने के लिए पूछा जाए हमें, तो हम किरचॉफ लॉ की हेल्प लेते हैं। तो लेट अस अप्लाई KVL इन द लूप। तो ये तो आपको अप्लाई करना आता है, तो देखो अभी कैसे अप्लाई करेंगे। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D। तो आई एम गोइंग इन दिस डायरेक्शन लाइक दिस। तो मैं पहले जा रहा हूं A से B की तरफ, तो मुझे पोटेंशियल ड्रॉप मिला, पॉजिटिव पहले आया, नेगेटिव बाद में आया, माइनस xi1। उसके बाद जो करंट है बच्चों सामने से आ रहा है, तो ये राइज है, तो प्लस IR1, फिर ड्रॉप मिला माइनस xi2, फिर प्लस IR2, और फिर यहां पर भी करंट सामने से आ रहा है, तो प्लस I इंटू R। जब भी करंट सामने से आए ना पॉजिटिव साइन लेना है, बस याद रख लो, इसको पोटेंशियल राइज बोलते हैं। जब भी किसी रेजिस्टेंस के पास आप पहुंचे, करंट सामने से आ रहा था, जैसे मैं यहाँ पे पहुंचा, ऐसे करंट मेरे ऑपोजिट चल रहा है, तो इसको राइज बोलते हैं। ठीक है, और सम ऑफ ऑल दीज वोल्टेजेस इज 0। तो यहाँ पर हम I कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में आ जाएगा R प्लस R1 प्लस R2, और इधर क्या चला जाएगा, ये दोनों नेगेटिव है ना, तो उस तरफ जाके ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है जी, तो देखो करंट का वही फॉर्मूला हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। इनको मैं दोनों को आपस में ब्रैकेट में रखूंगा। ठीक है, तो ये है। नाउ लेट अस कंपेयर दिस फॉर्मूला विद दिस सर्किट। अगर हमारे पास एक सिंगल सेल होता, क्योंकि इक्विवेलेंट ईएमएफ का यही मतलब है कि अगर इन दोनों को रिप्लेस करके एक सिंगल सेल लगा देते और उसकी रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट 1 होती, तो सर्किट में जो करंट है वो सेम रहना चाहिए। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट होता है ना। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ अगर आपने फाइंड करनी है, तो इस केस में हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता, वो तो हमें पता है, वो होता ईएमएफ इक्विवेलेंट ईएमएफ अपॉन R प्लस R इक्विवेलेंट। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज फॉर सिंगल सेल। इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी विल कंपेयर दीज टू इक्वेशंस, एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पर जो इक्विवेलेंट ईएमएफ है वो एक्चुअली दोनों के सम के बराबर आ रही है। इस फैक्टर की जगह मेरे पास दोनों का सम आ रहा है, और इसकी जगह R इक्विवेलेंट की जगह मेरे पास क्या आ रहा है, R1 प्लस R2। तो दीज आर द रिजल्ट्स कि दोनों ईएमएफ आपस में ऐड हो जाएंगी, दोनों इंटरनल रेजिस्टेंसेस भी आपस में ऐड हो जाएंगी। ओके, चलिए इमेजिन करें कि यहाँ पर ये जो सेल है मैंने इसकी रिवर्स पोलैरिटी से लगाया होता, मैंने यहाँ पे नेगेटिव आगे रखा होता, पॉजिटिव पीछे रखा होता, तो यहाँ इक्वेशन में क्या डिफरेंस आता। यहाँ इक्वेशन में ना ये जो सेकंड वाला मैंने लिखा था xi2, उसको ड्रॉप की जगह राइज बन जाता वो, तो यहाँ प्लस साइन आता, उसके प्लस आने से उधर जाके माइनस होता, तो यहाँ भी माइनस आता। मींस अगर ये सेल ऐसे लगे होते, ये सर्किट होता अगर ये वाला बच्चों, तो उस केस में हमारे पास जो इक्विवेलेंट ईएमएफ आनी थी वो आती xi1 माइनस xi2। ठीक है, वो आपको प्रूफ आप कर सकते हैं, लेकिन प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये केस ध्यान रखना। लेकिन जो R इक्विवेलेंट है वो दोनों का सम ही आता है ना, तो ये एक और केस है, दिस इज केस 2। ठीक है, चलिए तो ये हमें पता लग गया। अब हम इस रिजल्ट को ना n सेल्स के लिए लिखेंगे। अगर हमारे पास n सेल्स होते, अभी सारे n सेल्स डिफरेंट हैं, तो xi1 xi इक्विवेलेंट होता सबका सम xi n तक जितने भी सेल्स होते हैं ना। अब प्लस माइनस कैसे चूज करना है वो आपको मैंने बता दिया। अगर सेम ऑर्डर में जितने भी सेल लगे हैं उन सबका प्लस ले लेना है, जितने भी सेल ऑपोजिट ऑर्डर में लगे हुए हैं उन सबका माइनस लगा देना ईएमएफ के आगे। और R इक्विवेलेंट तो बच्चों यही होना है, वो तो प्लस माइनस नहीं होती, वो तो जस्ट ऐड ही होगी n तक।
तो फॉर n डिफरेंट सेल्स। नाउ फॉर आइडेंटिकल सेल्स, अगर आइडेंटिकल होते तो एक्साई इक्विवेलेंट कितना होता, तो n टाइम्स एक्साई हो जाता। वेरी सिंपल है ना, अब सारे आइडेंटिकल हैं, सेम ऑर्डर से जुड़े हुए हैं, तब उस केस में n टाइम्स एक्साई होता अगर सेम ऑर्डर में जुड़े हुए हैं। अगर सेम ऑर्डर में नहीं जुड़े हुए, मान लेते एक सेल ऑपोजिट ऑर्डर में जुड़ा हुआ, तो n-1 एक्साई होता। दो सेल ऑपोजिट ऑर्डर में जुड़े हुए हैं तो n-2 एक्साई होता। मैं लिख दूंगा अभी ये केसेस सारे। तो n इंटू एक्साई बना, और r इक्विवेलेंट कितना बना, n टाइम्स r, है ना। तो ये आइडेंटिकल सेल्स के लिए हो गया। तो आइडेंटिकल सेल्स के लिए जो करंट का एक्सप्रेशन बनेगा बच्चों, वो क्या बनेगा, यही है हमारा करंट का एक्सप्रेशन, और ये यहां भी पुट करके बता सकते हैं। तो करंट हमारे पास आ जाएगा इस केस में आइडेंटिकल सेल्स के लिए n एक्साई अपॉन कैपिटल R प्लस nr। तो दिस इज द करंट इन सर्किट। अभी हम इसके केसेस डिस्कस करने वाले हैं कि ये करंट मैक्सिमम कब होगा, ये अभी हम फाइंड करने वाले हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं हमने सीरीज के लिए सॉल्व किए, जिसमें ध्यान देने वाली बातें कौन कौन सी हैं। एक तो नॉन आइडेंटिकल के लिए ये करंट, आइडेंटिकल के लिए n आइडेंटिकल के लिए ये करंट। अगर 2 सेल्स हुए मतलब तो यहाँ n को 2 पुट कर दो, 5 है तो यहाँ n को 5 पुट कर दो, 10 है तो n को 10 पुट कर दो। तो आइडेंटिकल हैं सारे, सेम ईएमएफ है, सारे 2 वोल्ट के हैं, सबकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है, तो ये फॉर्मूला। लेकिन अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो ये फॉर्मूला लगाना है टू फाइंड द करंट इन सर्किट। इक्विवेलेंट ईएमएफ के लिए भी आपको पता लग गया। चलिए अब हम क्या करते हैं, इस करंट को डिस्कस करते हैं। करंट को डिस्कस करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं। देखो ये हमारे पास करंट आया फॉर n आइडेंटिकल सेल्स इन सीरीज। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर करंट, है ना। ओके, नाउ केस 1। देखो ये करंट किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, एक तो ये नंबर ऑफ सेल्स पे डिपेंड कर रहा है, चलो वो तो फिक्स हो जाएगा हमारे पास जितने भी सेल्स गिवन है। दूसरा डिपेंड कर रहा है ईएमएफ ऑफ ईच सेल पे। तो ईएमएफ ऑफ ईच सेल अगर आपको सेल दे दिया तो वो भी चेंज नहीं हो सकता, लेकिन ये जो कैपिटल आर है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, दैट कैन बी डिफरेंट। अगर आपके पास एक बल्ब है उसकी रेजिस्टेंस कुछ और होगी, कोई और डिवाइस है उसकी रेजिस्टेंस कुछ और होगी, तो इन दोनों की आपस में जो रिलेशन है ना उस पर डिपेंड करेगा कि करंट कैसा आएगा। तो केस 1 वो है कि जब कैपिटल आर जितनी भी टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है उससे काफी बड़ा है, ठीक है। सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस वैसे ही बहुत स्मॉल होती है, और जो हमारे पास डिवाइस हमने जो लगाया बाहर से उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बड़ी है। तो क्या होगा इस एक्सप्रेशन में, तो इस एक्सप्रेशन में ध्यान से देख के बता दो आप क्या होगा। हम यहाँ पे स्मॉल n इंटू आर को निग्लेक्ट कर देंगे, तो n एक्साई बाय आर आ जाएगा, है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इज n टाइम्स द करंट ड्यू टू सिंगल सेल, ड्यू टू सिंगल सेल, है ना। तो जितना सिंगल सेल का करंट है n टाइम्स हो जाएगा ये वाला करंट उसका, है ना। तो मैक्सिमम करंट यही होता है, मैक्सिमम करंट की यही कंडीशन है यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन में। केस 2 में हमारे पास है कि अगर R छोटा हुआ, बाहर वाली रेजिस्टेंस छोटी हुई, अंदर वाली बड़ी होगी, तब तो वैसे ही आप बता सकते हो कि अंदर इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस है सेल की। फिर से ऐसी सोचो, मतलब प्रैक्टिकली सोच के देखो, आपने सेल्स लिए एक सीरीज में जोड़े, उनकी अपनी रेजिस्टेंस ही बहुत ज्यादा हो गई और बाहर वाली रेजिस्टेंस छोटी है, तो करंट कम हो जाएगा ना सर्किट में। तो ये I का फॉर्मूला देखो क्या बनेगा। अभी यहाँ पे हमने कैपिटल R को निग्लेक्ट करना है, तो n एक्साई अपॉन nr ये बनेगा। अब n से n यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा एक्साई बाय r, है ना। तो दिस इज इक्वल टू करंट ड्यू टू सिंगल सेल। तो n सेल्स लगाने का फायदा नहीं हुआ, 10 सेल लगाने का फायदा नहीं हुआ, जितना एक अकेले ने करंट देना था उतना ही करंट आ रहा है हमारे पास। तो इसलिए हम इसको ज्यादातर प्रैक्टिकल सिचुएशंस में यूज नहीं करते। जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन बनानी होती है तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो बाहर वाला डिवाइस है उसकी रेजिस्टेंस बड़ी होनी चाहिए और अंदर वाली जितनी भी रेजिस्टेंसेस हैं वो छोटी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हम छोटे छोटे, अब देखो हमारी जो कार है ना, तो कार में जो बैटरी पड़ती है 12 वोल्ट होती है, वो 12 वोल्ट की बैटरी हमारी कार या बाइक में या एक्टिवा में डलती है। अब ये 12 वोल्ट बनाने वैसे बड़े आसान है, अगर वो हम घड़ी वाला सेल ले आए छोटा सा तो वो 1.5 वोल्ट का होता है ना। तो अगर हम टोटल 8 सेल्स ऐसे जोड़ दें सीरीज में, तो छोटे छोटे सेल लेके आओ, सेलो टेप लगाओ, ऐसे सीरीज में जोड़ो, तो वो 12 वोल्ट ही बना देंगे। लेकिन फिर भी ये सारे मिलके 12 सेल्स है, टोटल 12, है ना। ये सारे आपने ऐसे अरेंजमेंट बना दिया, ये सब आपस में मिलके कार को स्टार्ट नहीं कर सकते। ये बना तो देंगे 12 वोल्ट, लेकिन ये कार को स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उस केस में क्या होगा, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसकी
इसकी हर किसी की अपनी अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो ऐड होती चली जाएगी और रेजिस्टेंसेस बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो अंदर वाली रेजिस्टेंस बड़ी हो जाएगी, बाहर वाली छोटी रह जाएगी। उस कारण सर्किट में इतना करंट ही नहीं आएगा कि ये सारे सेल मिलके उस कार को स्टार्ट कर पाए। इसलिए हमें ये 12 वोल्ट की बैटरी ही लगानी पड़ती है, उसकी अपनी रेजिस्टेंस कम होती है। ठीक है, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस कम होती है, बाहर वाली ज्यादा होती है, तो हमें ज्यादा उसमें से करंट मिलता है, सो दैट इट कैन स्टार्ट द कार। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो सीरीज में ये हमने 2 केसेस सीख लिए, ये कंडीशंस लर्न करनी है। व्हाट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट, इसको लर्न करना है, ध्यान में रखना। ओके, इसके साथ साथ हम डिस्कस करते हैं कि अगर हमने सेल्स को ऐसे जोड़ा है ना, मैंने बताया अभी कि अगर आप ऐसे जोड़ोगे सेम ऑर्डर में, तो इस केस में जो इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगी वो दोनों का सम होगी, xi1 प्लस xi2। अगर n सेल्स जोड़ दिए तो इक्विवेलेंट ईएमएफ मैंने बता दिया n टाइम्स xi होगी और R इक्विवेलेंट n टाइम्स xi होगा, सॉरी n टाइम्स R होगा। लेकिन अगर आपने n सेल्स ऐसे जोड़े, मान लो ये n सेल्स थे, लेकिन उसमें से एक सेल उल्टा जोड़ दिया है ना, तो अब क्या होना है, आपने जब इनको ऐड करना है तो n-1 सेल्स की ईएमएफ ऐड होनी है और एक की सब्ट्रैक्ट होनी है। या ऐसे भी आप देख सकते हैं कि हमें अभी क्या करना है, इक्विवेलेंट जब आपने लिखना है तो xi प्लस xi प्लस xi, ये कितने आएंगे, n-1। टोटल n सेल्स हैं मेरे पास, ये n सेल्स, तो ये टोटल कितने आएंगे, n-1। ठीक है, अब तो और इसमें हमने जो लास्ट वाला ऐड करना है वो माइनस xi है, क्योंकि वो उल्टा है। तो इस केस में ये सब आपस में ऐड होके हो जाएंगे n-1 टाइम्स xi। ठीक है, इन सब की, क्योंकि टोटल सेल कितने हुए, n-1 जो सेम ऑर्डर में जुड़े हुए हैं। लेकिन एक सेल ऐसा है जो ऑपोजिट ऑर्डर में जुड़ा हुआ है, सिंगल सेल, उस सिंगल सेल की ईएमएफ यहाँ पे माइनस होनी है। n-1 सेल सेम ऑर्डर में जुड़े हुए थे, उन सब की ईएमएफ ऐड होके ये फैक्टर बन गया और सिंगल सेल की उसमें से माइनस होनी है। तो हमारे पास आंसर बनेगा n-2 xi। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि n-1 सेल्स की ईएमएफ ऐसी है। लेकिन सेम सिचुएशन में अगर वो बोले कि n सेल सेम ऑर्डर में जुड़े हुए हैं लेकिन एक और सेल है एक्स्ट्रा वाला, वो ऑपोजिट ऑर्डर में जुड़ा हुआ है, सोचने वाली बातें हैं ये सारी। ये सेम ऑर्डर वाले कितने हैं, n है, ठीक है, n सेल्स हैं, लेकिन एक सेल उसके अलावा, मतलब टोटल n+1 है, वो जो लास्ट वाला +1 वाला सेल है वो उल्टा जुड़ा हुआ है, तब इक्विवेलेंट ईएमएफ n-1 xi आएगी। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, रेजिस्टेंस तो ऐड होनी है, इस केस में टोटल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट जो है वो n+1 टाइम्स R होगी, और इस केस में टोटल n सेल्स थे तो इसमें जो R इक्विवेलेंट है वो n R होगी। ठीक है, क्योंकि टोटल n सेल्स थे, लेकिन इसमें टोटल सेल्स कितने थे, n+1, उसमें से n सेल सेम ऑर्डर में थे लेकिन लास्ट वाला जो सेल था वो ऑपोजिट ऑर्डर में जुड़ा हुआ था। तो कभी कभी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में ये वाले कॉन्सेप्ट जो हैं हमारे काम आ जाते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना तो बहुत आसान है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इसके जैसा, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देख के दिखाता हूं आपको। देखो ये हमारे पास एक एग्जांपल है, सीरीज कॉम्बिनेशन ही आज करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन कल सुबह करेंगे। ये 3 सेल्स ऐसे जोड़ दिए गए, ये 10 वोल्ट का सेल है, ये 5 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, इसकी रेजिस्टेंस 2 ओम है, साथ में से गिवन है 3 ओम इसकी रेजिस्टेंस है, 4 ओम इसकी रेजिस्टेंस है, और इस पूरी कॉम्बिनेशन को इस तरह से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ जोड़ा गया है विच इज 10 ओम। ठीक है बच्चों, तो हमें करंट फाइंड करना है सर्किट में, तो बहुत आसान है, सेम ऑर्डर वाले ऐड कर दो, 10 + 15 5, और ऑपोजिट वाला सब्ट्रैक्ट कर दो, ये टोटल ईएमएफ हो गई। नीचे आएगा कैपिटल R प्लस R इक्विवेलेंट, वो ये सब ऐड होंगे, तो 2 + 3 5 + 4 9 ओम। ठीक है, ये भी पुट कर ही देता मैं। चलिए तो सॉल्व करके ऊपर बन जाएगा 13 और नीचे बन जाएगा 19, तो 13/19 एम्पेयर करंट है यहाँ पे। तो इस तरह से आपने प्लस माइनस का ध्यान रखना है, ऑपोजिट ऑर्डर वाले को माइनस करना है। ठीक है, इसको ऑपोजिट ऑर्डर बोलते हैं। ऐसे भी अगर सोचे तो ये दोनों सेल मिलके ना सर्किट में इधर करंट भेज रहे थे, लेकिन इसने मिलके अपना करंट इधर भेजा ऑपोजिट, ऐसे मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, इसने इन दोनों ने मिलके I1 भेजा, इसने I2 इधर भेज दिया, तो ओवरऑल जो करंट है एक्चुअली ये ओवरऑल पोटेंशियल को कम कर रहा है ये वाला सेल, इसीलिए ऑपोजिट ऑर्डर वाले की वोल्टेज हमें डिक्रीज करनी होती है। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसा क्वेश्चन आएगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं।
ये एग्जांपल सीबीएसई में आई हुई है 2015 में। इसमें हमें एक सेल यहां पे दिया गया है, दूसरा सेल ये है, दो रेजिस्टेंसेस है यहां पे ऐसे। दिस इज 4.5 ओम, दिस इज 3 ओम। ये जो सेल है ये है 4 वोल्ट कोमा 0.5 ओम, ये है 8 वोल्ट कोमा 1 ओम, ठीक है। और हमें क्या करना है, एक और रेजिस्टेंस है यहाँ पे, दिस इज 6 ओम, ठीक है। तो ये हमारे पास सर्किट गिवन है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कैलकुलेट द करंट इन ईच रेजिस्टेंस, ठीक है। तो फिगर इज गिवन, ऑल वैल्यूज आर गिवन एंड वी हैव टू फाइंड कैलकुलेट I in each resistance। तो बहुत सारे मेथड से इसको सॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहले हम ओम्स लॉ लगा के सॉल्व कर सकते हैं इसको। ये टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देख लेते हैं कितनी है और टोटल वोल्टेज देख लेते हैं कितनी है। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ फटाफट देख लेते हैं, ये दोनों ऑपोजिट ऑर्डर में लगे हुए हैं। तो 8 - 4 वोल्ट हमारे पास वोल्टेज है जो इस सर्किट को मिल रही है, ठीक है। और क्योंकि ये 8 वोल्ट का पॉजिटिव यहां लगा हुआ है, नेगेटिव यहां, इसका पॉजिटिव यहां, नेगेटिव यहां, तो ये हाई पोटेंशियल है। तो सर्किट में करंट ना ऐसे चलेगा, ओवरऑल जो करंट होगा वो बड़े वाला सेल करंट छोड़ेगा, ठीक है। तो इसमें भी ऐसा ही है, जितने भी सेल का पॉजिटिव ऐसे जुड़ा हुआ है ना इस ऑर्डर में, आप उन सबकी ईएमएफ ऐड कर दो और नेगेटिव वालों की भी ऐड कर दो। जो फैक्टर बड़ा आ जाएगा उधर से करंट स्टार्ट होगा, उधर से उसके पॉजिटिव से करंट स्टार्ट होगा। तो ये करंट है सर्किट में, इसको फाइंड करना अभी। तो करंट फाइंड करना बहुत आसान है, ये दोनों आपस में पैरेलल में हैं, तो इनकी रेजिस्टेंस हो जाएगी 6 × 3 अपॉन 6 + 3, तो इट इज 18/9 2 ओम। तो ये दोनों बच्चों 2 ओम की रेजिस्टेंस बना रहे हैं। 2 ओम प्लस 4.5 मिलके 6.5 बना। 6.5 और ये भी सीरीज में ही है, सारा सीरीज में है, ठीक है। ये इसके साथ 6.5 बना, मैं आर इक्विवेलेंट निकाल रहा हूं, तो इन दोनों की 2 ओम वो मैंने लिख ली, प्लस 4.5 प्लस रेजिस्टेंसेस हमेशा ऐड होती है, 1 इसकी 0.5 इसकी, मींस 1.5 ओम और ऐड होगी। तो 6 ये हो गया और 2 ये हो गया, टोटल हो गया 8 ओम। अभी हमने ये नेट करंट फाइंड कर लेना। तो टोटल करंट I बाय ओम्स लॉ, ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, ये इक्विवेलेंट वाले हैं दोनों, ठीक है। ईएमएफ कितनी है हमारे पास 4 और ये है 8, इट इज 1/2 एम्पेयर। तो 1/2 एम्पेयर करंट यहां से आया, जो इसमें से भी उतना ही है 0.5 एम्पेयर। यहां पे करंट डिवाइड हो गया, ठीक है। अब हमें इन दोनों में से करंट बताना कितना है। हाँ जी बच्चों, तो ये पता था ना हमें 2 ओम रेजिस्टेंस है, अब 1.2 एम्पेयर करंट टोटल है एंड दिस इज 2 ओम रेजिस्टेंस। तो हमें यहाँ पे वोल्टेज डायरेक्टली मिल जाएगी, ये वोल्टेज मिल जाएगी हमें, द वोल्टेज अक्रॉस 3 and 6 ओम, है ना, वो हमें चाहिए। तो दैट वोल्टेज V इज इक्वल टू I टाइम्स R। I हमारे पास है 1/2 और इन दोनों की जो आपस में टोटल रेजिस्टेंस है दैट इज 2 ओम, है ना। तो 1 वोल्ट, मतलब 1 वोल्ट इनको मिल रहा है। तो दिस इज 1 वोल्ट, वो हमारे पास पहले आंसर सही नहीं आ रहा था, दिस इज 1 वोल्ट। तो अभी हमें क्या फाइंड करना है, अभी हमें फाइंड करना है इसमें से करंट कितना है। वोल्टेज और रेजिस्टेंस दोनों पता है, तो करंट 3 ओम से जो निकला दैट इज V/R, V इज 1, R इज 3 एम्पेयर, और जो करंट उसमें से निकला दैट इज I6, दैट इज ऑल्सो V/R। चलो, तो 1/3 एम्पेयर करंट यहाँ पे है, 1/6 एम्पेयर करंट यहाँ पे है, टोटल करंट जो है दैट इज 1/2 एम्पेयर, ठीक है। तो इसमें से तो 1/2 ही निकलेगा क्योंकि ये सीरीज में लगी हुई है। तो इस तरह से मतलब क्वेश्चंस जो है ना कंबाइन होके आते हैं। सेल्स का भी कॉन्सेप्ट आ गया, अभी यहाँ पर ओम्स लॉ भी आ गया, किरचॉफ लॉ भी लगाना है वो भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। हाँ जी, तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, ग्राफ गिवन है V वर्सेस करंट, वोल्टेज वर्सेस करंट, ग्राफ इज गिवन एंड दिस इज द ग्राफ। ऐसे स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, वो आपको पता है। इस ग्राफ में कुछ वैल्यूज गिवन है, यहाँ पे वैल्यू है हमारे पास 6.0, यहाँ पर है 3.0, ये वोल्ट्स चल रहे हैं इधर, वोल्ट्स में है ये वाला डाटा, ये वाला डाटा एम्पेयर्स में है, और यहाँ पर है हमारे पास 2.0 और यहाँ पर है 1.0, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्राफ गिवन है एंड इट इज ड्रॉन फॉर 3 cells in series, for 3 cells in series
connected to an external resistance कैपिटल आर के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। और हमें क्या बताना है, हमें बताना है ईएमएफ ऑफ ईच सेल, हर किसी की ईएमएफ कितनी है। दूसरा हमें बताना है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल, और तीसरा हमें बताना है फॉर व्हाट करंट विल द पावर डिसिपेशन इज मैक्सिमम, फॉर व्हाट करंट द पावर ट्रांसफर या पावर डिसिपेशन ऑफ सर्किट इज मैक्सिमम। तो ये चीजें हमें बतानी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, और हमेशा आता रहेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि इस ग्राफ की स्लोप से हमें करंट मिलता है, इंटरनल रेजिस्टेंस मिलती है, और इस ग्राफ के इंटरसेप्ट से हमें ईएमएफ मिलती है। तो सबकी टोटल ईएमएफ जो है, इक्विवेलेंट ईएमएफ, वो है 6 वोल्ट, है ना। और 3 सेल्स है ना, ये जो आइडेंटिकल है, ये मैं बताना भूल गया, क्वेश्चन में मेंशन्ड है, आइडेंटिकल सेल्स हैं। अब टोटल 6 वोल्ट ईएमएफ है तो 3 सेल है, तो हर किसी की जो ईएमएफ है, ईच सेल की ईएमएफ जो है वो 6/3 वोल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आपने तीनों को सीरीज में जोड़ा ना, तभी तो सबने मिलके 6 वोल्ट बनाया। अब आप अकेले ही बताना चाहते हो कितनी ईएमएफ है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 वोल्ट, हर किसी की ईएमएफ 2 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर पहले कॉम्बिनेशन की निकालेंगे, यहां से जो स्मॉल आर आएगा वो किसका आएगा, कॉम्बिनेशन का, क्योंकि 3 सेल्स के लिए है ये डाटा, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन का स्मॉल आर कितना आ रहा है, इसको इक्विवेलेंट बोलेंगे, वो आएगा स्लोप ऑफ दिस ग्राफ विच इज परपेंडिकुलर बाय बेस मींस 6/2। परपेंडिकुलर इज 6, ये वैल्यू 6 है और ये वैल्यू 2 है, तो 6/2 मींस 3 ओम, है ना। तो हर किसी की बराबर होगी क्योंकि आइडेंटिकल है। कैसे निकलेगी, आर इक्विवेलेंट को 3 से डिवाइड करते, तो 3 ओम बाय 3, दिस इज 1 ओम, ठीक है। तो हर किसी की रेजिस्टेंस 1 ओम। अभी हमें पूछा गया है कि भाई कितना करंट होगा जब पावर ट्रांसफर मैक्सिमम होगा। तो मैंने आपको बताया कि जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की कंडीशन होती है बच्चे, वो ये होती है जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो, ठीक है। तो लेट मी राइट द कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए, जो कैपिटल आर हमने बाहर से कनेक्ट करना है वो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर चाहिए, और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस तो 3 ओम है हमारे पास। अब हमने करंट निकालना है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग। करंट का फॉर्मूला ई इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ई इक्विवेलेंट हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं विच इज 6 वोल्ट। कैपिटल आर हमें कितना लगाना है, 3 ओम, और स्मॉल आर इक्विवेलेंट तो है ही 3 ओम, ठीक है। तो ये आ गया 6/6 मींस 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर करंट जो है बच्चे, दैट इज द करंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम पावर ट्रांसफर बाय द सर्किट। तो ये है, इसका सर्किट भी अगर आपको दिखाएं तो इस तरह से 3 सेल्स जुड़े हुए हैं और टोटल हमने एक कैपिटल आर से इसको जोड़ा हुआ है। इन सब की अपनी अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, सारे 2-2 वोल्ट के हैं। चलो समझ गए मेरी बात। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये वाला ग्राफ दिया होता है, स्लोप से आर निकालना होता है, इंटरसेप्ट से ईएमएफ निकालना होता है, और मैक्सिमम करंट भी पूछा जाता है। अच्छा, इसमें मैक्सिमम करंट डिफरेंट है। अगर आपको मैक्सिमम करंट बताना है दैट इज 2 एम्पियर, दिस इज आई मैक्स, ठीक है, दैट इज 2 एम्पियर। और ये किसके बराबर होता है, ये एक्चुअली ईएमएफ डिवाइड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो दिस इज आई मैक्स। देखो ना, अगर आप ईएमएफ इक्विवेलेंट ईएमएफ 6 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस 3 है, उसको डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा आपके पास। हाँ जी बच्चों, तो इस टॉपिक में हमारे पास 2 नॉन आइडेंटिकल सेल्स हैं, मींस दोनों की जो ईएमएफ है E1 और E2 दे आर डिफरेंट। दोनों की इंटरनल रेजिस्टेंस जो है R1 R2 वो भी डिफरेंट है, और उन दोनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो देखते हैं सर्किट डायग्राम कैसा बनेगा। ये सेल 1 है, इसकी ईएमएफ XI1, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, और इसके साथ हमने पैरेलल में दूसरा सेल जोड़ा, इसकी भी ईएमएफ, इसकी XI2 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, और इस कॉम्बिनेशन को हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R के साथ इस तरह से कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो ऐसे हमने जोड़ दिया।
अब हमें फाइंड करना है कि ये दोनों सेल मिल के इस सर्किट को कितना करंट सप्लाई कर रहे हैं, वो करंट हमें फाइंड करना है। दिस रेजिस्टेंस इज कैपिटल आर। तो इसको करने के लिए बच्चे हम किरचॉफ लॉ की हेल्प लेंगे। कैसे किरचॉफ लॉ यूज करेंगे, लेट अस सी। हम मान लेते हैं कि यहाँ से हमारे पास आई करंट आ रहा है, ये आई करंट इस आर में से निकलेगा, यहाँ तक आई करंट आ जाएगा। तो उस आई को फाइंड करना है, फिर हमने इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालनी है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, और उसके साथ साथ बताना है मैक्सिमम और मिनिमम करंट कब होगा। तो आई करंट यहाँ तक आ गया, लेट अस सपोज उसमें से हमारे पास यहाँ चला गया I1 करंट, और बाकी क्या बचा, बाकी बचा I माइनस I1। वो जो I माइनस I1 है वो करंट नीचे वाली ब्रांच में चला गया। यहाँ फिर से दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, I1 ऊपर से, यहाँ फिर से दोनों ऐड हो जाएंगे, I1 ऊपर से आएगा, I माइनस I1 यहाँ से आएगा, और दोनों ऐड होके हमारे पास I करंट बन जाएगा। तो अभी हमें इस I को फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए वी विल अप्लाई किरचॉफ लॉ। तो उसके लिए मैं आपको दो पाथ बताता हूँ कि किस तरह से किरचॉफ लॉ लगाना है। तो लेट अस राइट A B C D E F एंड GH। तो जस्ट मैंने लेबलिंग कर दी कि हमें पाथ पता चल जाए कि हमने कौन सा पाथ फॉलो करना है। तो बच्चों इस केस में ना आपने इस तरह से दो क्लोज्ड पाथ चूज करने हैं सच दैट कि जो दोनों सेल्स हैं, फर्स्ट केस में हमारे पास फर्स्ट सेल आ जाए और सेकंड केस में सेकंड सेल आ जाए, बट ये जो रेजिस्टेंस है ये दोनों केस में हमारे पास आनी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो वी विल अप्लाई KVL टू लूप, जो क्लोज लूप है वो कौन सी है, ABCD, मतलब A से B पे चले गए, फिर C चले गए, फिर D चले गए, फिर उसके बाद EFA। तो इस पाथ पे हमने लॉ लगाना है। तो देखिए बहुत आसान है, मैं A से B तक गया, कुछ नहीं आएगा। B से लेके जब मैं C तक जाऊंगा तो सबसे पहले मेरे पास पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। तो आई हैव रिटन माइनस XI1। फिर करंट सामने से आ रहा है, इसका मतलब पोटेंशियल राइज है, तो प्लस I1 R1। फिर हम आगे चले गए और कोई कंपोनेंट नहीं है, सिंपली ये हमारे पास रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस में से जो करंट पास कर रहा है दैट इज I, तो यहाँ आ जाएगा प्लस I टाइम्स R, और उसके बाद हम जब वापस A तक जाएंगे कुछ भी नहीं आएगा, इक्वल टू 0। तो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन अब लिखेंगे, पाथ फॉलो करेंगे, पाथ या लूप। कौन सा पाथ है अभी हमारे पास, A से मैं स्टार्ट करूंगा, लेकिन अब ऊपर नहीं जाना हमने, अब हमने दूसरे सेल को लेके आना सर्किट में, एक इक्वेशन में। तो हम करेंगे A से H तक जाएंगे, फिर जाएंगे G, देन D, देन E, F, A। तो ये पाथ हम फॉलो करेंगे, यहां से ऐसे चलेंगे। ठीक है, चलिए लेट अस राइट द इक्वेशन। तो वैसे ही पहले जब मैं A से H तक गया कुछ भी नहीं आया, कोई कंपोनेंट नहीं है मेरे पास। H से लेके G तक पहले मेरे पास यहां से लेके यहां तक एक ड्रॉप आएगा, तो माइनस XI2 ये ड्रॉप आ गया। उसके बाद और आगे चले जाए, अब राइज है, क्योंकि सामने से देखो करंट, कितना करंट आ रहा है, अभी ये करंट आ रहा है सामने से, है ना। इस करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास राइज है। तो आई विल राइट I माइनस I1 इंटू R2। ठीक है, अब हम और आगे चले जाते हैं D पॉइंट पर, फिर E में फिर सामने से मेरे पास इस रेजिस्टेंस के केस में करंट आ रहा है, तो प्लस IR इक्वल टू 0। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन को थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं, माइनस XI2 प्लस IR2 माइनस I1 R2 प्लस IR इक्वल टू 0। तो दिस इज योर इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। इनको अभी हमने सॉल्व करना है, और दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके वी हैव टू फाइंड द करंट I। देखते हैं कैसे करेंगे। ध्यान से देखिए, यहां पर हमारे पास I1 R1 का फैक्टर है, और यहाँ पे I1 R2 है, और I1 एक ऐसा वेरिएबल है जो मुझे फाइंड नहीं करना, मुझे इसको एलिमिनेट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे R2 के साथ, और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे R1 के साथ। लेट अस मल्टीप्लाई एंड राइट इट अगेन। तो हमारे पास ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ये हमारे पास आ जाएगी माइनस XI1 R2 प्लस I1 R1 R2 प्लस IR स्मॉल R2 इक्वल टू 0। और सेकेंड वाली इक्वेशन देखिए, माइनस XI2 R1 प्लस IR1 R2 माइनस I1 R1 R2। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई हो गया, और लास्ट में मेरे पास जो फैक्टर आएगा R1 इंटू IR, तो प्लस
आई आर इंटू आर वन इक्वल टू 0। अब देखिए जब मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा, लेट अस ऐड देम। एडिंग के बाद क्या होगा, मेरे पास ये दो फैक्टर्स देखिए, I1 R1 R2, I1 R1 R2, एक प्लस साइन के साथ है एक माइनस के साथ है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, और यहां पर इन दोनों में ये टर्म बची, एक ये बची, एक ये बची, सब में मेरे पास I कॉमन आ रहा है, तो मैंने I कॉमन लिख लिया। ब्रैकेट में मेरे पास क्या क्या है, ब्रैकेट में यहां पे है कैपिटल R R2 और यहां पे है प्लस कैपिटल R R1 और यहां पर है प्लस R1 R2। आई सबसे कॉमन निकाल लिया था हमने, और ये दोनों टर्म्स नेगेटिव की है, ये उधर जाके दोनों पॉजिटिव हो जाएंगी, तो बनेगा xi1 R2 प्लस xi2 R1। ओके, अब मुझे करंट लिखना है, तो करंट आ गया यहां से xi1 R2 प्लस xi2 R1, और डिनोमिनेटर में हमारे पास ये फैक्टर जो है रेजिस्टेंसेस वाला ये आ जाएगा। उसको भी मैं ऐसे लिखूंगा, R नीचे से कॉमन ले लिया मैंने, R1 प्लस R2 प्लस R1 R2, तो इस तरह से ये करंट का एक्सप्रेशन आ गया। ओके, और इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए अगर मैं डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में R1 प्लस R2 से डिवाइड कर दूं, तो डिवाइडिंग आपको पता चल जाएगा। मैं लिख देता हूं स्टेप। ये मेरे पास जो न्यूमरेटर है उसमें उसको मैंने डिवाइड कर दिया स्मॉल r1 प्लस R2 से, ठीक है, डिवाइड कर दिया। नीचे भी डिवाइड कर दिया, इस टर्म को डिवाइड करेंगे तो कैपिटल R आएगा, सेकेंड वाली टर्म को डिवाइड करेंगे तो R1 बाय R2 अपॉन R1 प्लस R2 आएगा। तो ये हमारे पास यहां पर एक्सप्रेशन आ गया। नाउ वी विल कंपेयर दिस एक्सप्रेशन विद द करंट ड्यू टू सिंगल सेल। तो वो हमें पता है, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अगर ये कॉम्बिनेशन ना होती, एक सिंगल सेल होता, तो हमारे पास करंट क्या होता, फॉर सिंगल सेल, अगर सिंगल सेल होता तो करंट होता एक्साई इक्विवेलेंट अपॉन कैपिटल R प्लस R इक्विवेलेंट। ठीक है, एक्साई होता और स्मॉल r होता ना, तो उसको मैंने इक्विवेलेंट लिख लिया। नाउ आई विल कंपेयर दीज टू इक्वेशंस। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो हमें पता चलता है यहां से कि जो मेरे पास एक्साई इक्विवेलेंट है ये इस फैक्टर के बराबर है, ये सारा फैक्टर एक्साई इक्विवेलेंट के बराबर है, और जो R इक्विवेलेंट है इंटरनल रेजिस्टेंस, इन दोनों की जो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस है वो इसके बराबर है। ये तो ऑब्वियस ही था क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है, तो पैरेलल में मेरे पास यही रिजल्ट आना चाहिए, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, और लेकिन जो इक्विवेलेंट EMF है वो इसके बराबर है। ठीक है, तो लेट अस राइट दीज टू एक्सप्रेशंस। तो यहां पे हमारे पास आ गया कि भाई पैरेलल में इक्विवेलेंट EMF होती है xi1 R2 प्लस xi2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इंटरनल रेजिस्टेंस दैट इज R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। नाउ लेट अस डू ए स्पेशल केस, वो है इफ xi1 इज इक्वल टू xi2 एंड R1 इज इक्वल टू R2। ये किसके लिए होगा, फॉर आइडेंटिकल सेल्स। अगर ये दोनों सेल एक जैसे होते, मतलब उनकी EMF 3 वोल्ट लेटर सपोज और रेजिस्टेंस 2 ओम दोनों की सेम होती, तब इस एक्सप्रेशन को कैसे लिखा जाएगा, यहां पे आ जाएगा 2 एक्साई स्मॉल r, है ना, 1 2 1 2 सेम ही है, और नीचे आ जाएगा 2r। तो देखिए ये 2 से 2 कटा, R से R कटा, तो इक्विवेलेंट EMF सिंपली एक्साई के बराबर, जो सिंगल सेल की EMF है सिर्फ उसके बराबर आ गई। R इक्विवेलेंट देखो, R इक्विवेलेंट यहां ऊपर आएगा R स्क्वायर, नीचे आएगा 2R, तो R से R कैंसल, तो इट इज स्मॉल r बाई 2। तो देखिए कि यहां पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आई है दैट इज स्मॉल r बाई 2। ठीक है, तो रेजिस्टेंस तो पैरेलल में है, आइडेंटिकल है, इसलिए हाफ हो जाएगी, और EMF लेकिन जो है वो सिंगल सेल के बराबर आती है। ठीक है, नाउ आई विल राइट दिस एक्सप्रेशन फॉर n सेल्स। तो 2 के लिए हमने लिखा, अगर हम इसको n के लिए रिप्लेस करना चाहते हैं, जस्ट 1 मिनट में हो जाएगा, तो n सेल्स के लिए भी कुछ नहीं होगा, हमें जस्ट इस इक्वेशन को n टाइम्स लिखना है, जहां पे 2 आ रहा है वहां पे n आ जाएगा। फॉर n सेल्स के लिए भी हमारे पास जो इक्विवेलेंट EMF होगी पैरेलल में वो एक्साई के ही बराबर आएगी, और जो रेजिस्टेंस होगी
वो हमारे पास R/N आएगी। ठीक है, चलिए मतलब n सेल्स के केस में ये हमारे पास रिजल्ट है। तो करंट कैसे लिखा जाएगा फिर? एक्साई इक्विवेलेंट की जगह एक्साई कैपिटल R वैसे ही रहेगा और R इक्विवेलेंट की जगह स्मॉल r/n ऐसे लिखा जाएगा करंट इस केस में। इसको और कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं, नीचे एलसीएम ले लेते हैं, तो आ गया n टाइम्स कैपिटल R प्लस स्मॉल r, और ये n ऊपर चला गया, तो ये n जब ऊपर चला जाएगा तो यहां आ जाएगा n टाइम्स एक्साई। तो दिस इज द करंट which is passing through the capital resistance, the external resistance capital R, और किस केस में? जब हमारे पास इस तरह से n सेल्स लगे हुए हैं पैरेलल में। there are n cells like this, n cells इस तरह से, और ये सारी कॉम्बिनेशन जो है वो हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ जोड़ रखी है, तो ये सर्किट में करंट होगा। ठीक है, तो फॉर n आइडेंटिकल सेल्स इन पैरेलल, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो गया, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो गया, ये उस केस में जब आपके पास दो नॉन आइडेंटिकल सेल्स हैं। चलिए तो इसको अभी डिस्कस करते हैं। यहाँ पर अगर n सेल्स का हमारे पास केस है तो क्या होगा यहाँ पे? तो वी हैव टू केसेस, केस वन है, यहीं पर वैसे ही कंपेयर करेंगे, इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे। फॉर मैक्सिमम करंट मिनिमम करंट क्या होगा? तो पहला केस है कि अगर NR बड़ा है और स्मॉल r छोटा है, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारे पास बड़ी है और n से मल्टीप्लाई होके अब हम देख रहे हैं ये वाला फैक्टर बड़ा है, तो वहां पे क्या होगा? वी कैन निग्लेक्ट स्मॉल r। तो स्मॉल r को निग्लेक्ट करने से करंट आ जाएगा n एक्साई अपॉन NR, n से n कैंसल, दिस इज करंट ड्यू टू सिंगल सेल, करंट ड्यू टू सिंगल सेल। और ऐसे ही अगर आपके पास केस नंबर 2, इफ NR इज लेस देन स्मॉल r, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस काफी छोटी है और इंटरनल बड़ी है, तो इस केस में अभी हमें फायदा होने वाला है। तो देखेंगे हम स्मॉल NR को, यहां पर इसको निग्लेक्ट करेंगे, तो वी कैन निग्लेक्ट n इंटू कैपिटल R। तो इसको जब आप निग्लेक्ट करोगे बच्चों तो हमारे पास रिजल्ट आएगा n एक्साई अपॉन स्मॉल r, तो इट इज n टाइम्स द करंट ड्यू टू सिंगल सेल। तो ये हमारे पास रिजल्ट्स आ गए। तो देखिए किस में करंट मैक्सिमम है? दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में याद रखेंगे कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस बड़ी हो जाएगी और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इनटू n, n बहुत इंपॉर्टेंट है, n आर द नंबर ऑफ सेल्स विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो n टाइम्स r छोटा होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि जो कैपिटल R है वो काफी स्मॉल होना चाहिए एज कंपेयर टू स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस, तो उस केस में हमारे पास करंट जो होता है वो मैक्सिमम होता है। तो ये हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन के रिजल्ट्स हैं। अब हम कुछ और फॉर्मूले भी करेंगे कि अगर हमारे पास मोर देन वन सेल हुए जो नॉन आइडेंटिकल ही हैं, तब आप किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो वो भी आपको बता दें। एक कॉन्सेप्ट करवा देते हैं इससे रिलेटेड, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के काम आएगा। अगर इस तरह से आपके पास सर्किट आ जाए, अभी 2 के लिए किया था ना, तो ये शॉर्टकट मेथड बता रहा हूं मैं आपको, 3 के लिए कैसे लिखना है या 4 के लिए कैसे लिखना है। ये सब नॉन आइडेंटिकल हैं, मतलब सबकी EMF डिफरेंट है, सबकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी डिफरेंट है। ठीक है, तो इस केस में हमने इनको जोड़ दिया किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास जो EMF आएगी, इक्विवेलेंट EMF, वो आपने ऐसे निकालनी है, एक्साई 1/R1 प्लस एक्साई 2/R2 अप टू एक्साई n/Rn, सबको ऐड कर देना है, और नीचे हमारे पास रेजिस्टेंस जितनी भी इसकी टोटल रेजिस्टेंस बनेगी 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस अप टू 1/Rn, तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट EMF आएगी। ठीक है बच्चों, अच्छा ये कैसे आएगी, कैसे पता चला मुझे? देखो बहुत आसान है। एक्चुअली इस सेल ने करंट I1 दिया, बहुत आसान है, इस सेल ने करंट I1 दिया मुझे, ठीक है, और दैट करंट इज वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। ठीक है, एक्साई बाय R1, दिस करंट इज वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस एक्साई बाय R1। इसने भी मुझे I2 दे दिया,
I3 दे दिया, ठीक है। तो टोटल करंट जो है मेरे पास वो बनेगा I1 प्लस I2 प्लस I3, दिस इज टोटल करंट। और टोटल रेजिस्टेंस जो है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो मेरे पास बनेगी 1/R1 प्लस 1/R2 अप टू 1/Rn का रेसिप्रोकल, ये -1 यहाँ पे पावर आएगी, ठीक है। तो जब आप एक्साई इक्विवेलेंट ओम्स लॉ लगा देंगे अभी हम, I इज इक्वल टू एक्साई इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट, है ना। तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो मीन्स मुझे करना है I इंटू R इक्विवेलेंट, है ना, ये चीज होगी। तो I की जगह तो ये सबका सम है ना, और ये टोटल सम इसके बराबर है एक्साई 1/R1 प्लस एक्साई 2/R2 अप टू एक्साई n/Rn, तो वो मेरे पास I है, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास यही एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो यहां पे देख लो, ये मेरे पास, ठीक है। तो I टोटल सबका करंट ऐड हो गया, और ये क्योंकि R इक्विवेलेंट में पावर -1 है ना, इसलिए हमने इसको डिनोमिनेटर में लिख लिया। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये एज ए शॉर्टकट आपने यूज करना है, जस्ट हर किसी का फाइंड कर लो। अगर मेरे पास यहाँ पे 6 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है, तो मतलब ये कितना करंट सप्लाई करेगा सेल, ये 6/2 करंट सप्लाई करेगा। ऐसे ही हर कोई अपना अपना करंट सप्लाई करेगा, टोटल करंट सबका सम होगा। तो वही जो टोटल करंट सबका सम है वो ये लिखा गया है, और उसको हमने R इक्विवेलेंट से मल्टीप्लाई करना है, और R इक्विवेलेंट इसके बराबर है, ये आपको पता है, वो मुझे पैरेलल वाले फॉर्मूले से मिला क्योंकि सारी रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है। और ये भी ध्यान रखना, R इक्विवेलेंट इसके बराबर होता है, यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि 1/R इक्विवेलेंट जो है दैट इज 1/R1 प्लस 1/R2 अप टू 1/Rn, ठीक है। तो ये यहीं से आया ये वाला फॉर्मूला। चलिए एक एग्जांपल कर लेते हैं इसकी फटाफट। तो दिस इज 6 वोल्ट 2 ohm, this is 5 volt 1 ohm, और next is 9 volt and 3 ohm। तो ये तीन हमारे पास सेल्स ऐसे लगे हुए हैं, और ये सारी की सारी कॉम्बिनेशन जो है, ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो कि हमारे पास है 10 ओम की, उससे लगी हुई है, ठीक है। चलिए, तो इसने करंट इधर भेजा I1, इसने करंट इधर भेजा I2, इसने करंट इधर भेजा I3। इन तीनों करंट्स का सम कर सकते हैं, या सीधा डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो एक्साई इक्विवेलेंट अगर आपने लिखना है, तो फर्स्ट करंट I1 इज 6/2 मींस 3 एम्पियर, प्लस 5/1 5 एम्पियर, प्लस 9/3 3 एम्पियर, ये करंट आ गया। ओके, इसको मल्टीप्लाई करना है R इक्विवेलेंट के साथ। तो R इक्विवेलेंट से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि जस्ट मुझे इस फैक्टर से डिवाइड करना है, 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/3, इससे मुझे डिवाइड करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन गया 11, और नीचे आ गया हमारे पास एलसीएम 6, तो यहां आ गया 3 प्लस 6 प्लस 2, तो ये बन गया 6 ऊपर चला गया 66/11, तो इट इज 6 वोल्ट्स, ठीक है। तो ये मिलके मुझे 6 वोल्ट दे रहे हैं क्योंकि ये नॉन आइडेंटिकल सेल्स थे। ओके, और अगर यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस बतानी है तो ये मैंने कैलकुलेट करी, इसका रेसिप्रोकल जो है वही हमारी रेजिस्टेंस है। तो R इक्विवेलेंट इज, अगर हमें वो बतानी है तो कितनी है, 11/6 आ रहा है यहाँ पे, उसका रेसिप्रोकल करेंगे मींस 6/11 ओम, दिस इज R इक्विवेलेंट, ये जो सेल हमें दे रहे हैं। अब करंट टोटल फाइंड करना आपने, तो टोटल करंट इन सब का सम हो सकता है जो आपने तीनों करंट कैलकुलेट किए हैं। टोटल करंट कैसे होगा सर्किट में, लेट अस कैलकुलेट I। तो टोटल करंट के लिए इक्विवेलेंट ईएमएफ विच इज 6 वोल्ट डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 10 प्लस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस 6/11, इस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। तो ये अभी एलसीएम लेके आप इसको सॉल्व कर लें, 6 वोल्ट और यहां आ गया 116 इंटू 11, तो 66/116, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इज मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। हाँ जी, तो हमारा अगला टॉपिक है मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, बट यहाँ पे सारे सेल्स हम आइडेंटिकल लेने वाले हैं,
और ये एज ए डेरिवेशन भी आ जाता है, हमें करंट फाइंड करना होता है मिक्स ग्रुपिंग में से। तो हमारे पास क्या है अभी सिचुएशन, इस तरह से एक रो में एक ऐसे रो है, इन सब की अपनी अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस है जो मैं यहाँ पे शो नहीं कर रहा, लेकिन सबकी अपनी अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये हमने n सेल्स लगाए, देयर आर n सेल्स, ठीक है। तो ऐसे अगर हम चलेंगे तो हमने ये n सेल्स लगाए। उसके बाद इस तरह की और भी रोज है हमारे पास, सीरीज भी बन गया और पैरेलल भी बन गया, तो इसको मिक्स ग्रुपिंग बोलते हैं। इस तरह से हमारे पास m रोज है नीचे की तरफ, ये कॉलम्स हो जाते हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, और नीचे रोज बनती हैं। और ये सारी कॉम्बिनेशन जो है हमारे पास, इस कॉम्बिनेशन को हमने यहां भी कुछ सेल शो कर देते हैं कि ये हमारे पास है यहाँ पे। और इस कंप्लीट कॉम्बिनेशन को बच्चों हमने जोड़ दिया एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R के साथ। तो दिस इज योर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R, इसके साथ हमने जोड़ दिया और हमें सर्किट में करंट बताना है कितना है। तो देखिए कैसे, अगर हम एक रो की बात करें तो उस एक रो की जो नेट ईएमएफ है, द ईएमएफ ऑफ ए सिंगल रो हैविंग n सेल्स, कितने सेल्स हैं उसमें, n सेल्स हैं। अब जब आपके पास 5 सेल्स है और 5 सेल्स को आपने सीरीज में जोड़ दिया, तो हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि वो 5 टाइम्स ईएमएफ हो जाती है, सीरीज में ईएमएफ ऐड हो जाती है, सबका ऑर्डर सेम है। तो इस केस में अगर n सेल सीरीज में जुड़े हुए हैं तो इन सब की जो ईएमएफ आएगी, सिंगल रो की जो ईएमएफ है वो हमारे पास आएगी, मैं इसके पैर में रो लिखूंगा, वो आएगी n टाइम्स ईएमएफ ऑफ सिंगल सेल। अगर मैं रेजिस्टेंस की बात भी करूं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ वन रो, एक सिंगल रो, ठीक है, उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो बनेगी n टाइम्स स्मॉल r। ये हमें पता है। ऐसा कैसे पता चला हमें, क्योंकि रेजिस्टेंसेस सारी सीरीज में आ गई और सब आपस में ऐड हो जाएंगी। तो अभी हमने क्या करना है, ये हो गया। नाउ वी विल राइट द ईएमएफ ऑफ m सच रोज, है ना। तो एक सिंगल रो की हमें पता है, अब m रोज पैरेलल में जा रहे हैं। नाउ देयर आर m सच रोज इन पैरेलल, वो सारी पैरेलल में है ना। तो बच्चों पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में तो ईएमएफ सेम रहती है, तो मतलब जो नेट ईएमएफ आएगी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पैरेलल में है, वो तो ये रहेगी। लेकिन जो नेट रेजिस्टेंस आएगी सारी कॉम्बिनेशन की, वो कैसे आएगी, एक रो की हमारे पास NR है, लेट मी राइट इट हियर, कि ये रेजिस्टेंस यहां से लेके यहां तक n टाइम्स स्मॉल r है। लेकिन इस तरह की हमारे पास m रोज हैं, तो ये सारी रोज पैरेलल में है, इसलिए क्या होगा यहाँ पे NR/m। समझो इसको, अगर मेरे पास इस तरह से एक सिंगल रेजिस्टेंसेस होती, लेट अस सपोज, और टोटल m होती, इस तरह से m रेजिस्टेंसेस पैरेलल में जुड़ी होती, तो इस सारी कॉम्बिनेशन की जो नेट रेजिस्टेंस होती है वो R/m होती है ना। तो अब हमारे पास क्या डिफरेंस है, अब हमारे पास एक सिंगल रो की रेजिस्टेंस R होने की बजाय n टाइम्स R थी, तो वो n टाइम्स R डिवाइड बाय m R नेट आ गया। तो बस हो गया हमारा काम सॉल्व। करंट क्या होगा सर्किट में, करंट होगा टोटल ईएमएफ अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। ये फॉर्मूला तो हमेशा वैसे ही रहता है, ये फॉर्मूला तो हमेशा वैसे ही रहता है। तो यहां पर हम वैल्यूज पुट करेंगे, ई नेट इज n टाइम्स xi, और नीचे आ गया कैपिटल R प्लस NR टाइम्स m। तो एलसीएम ले लेते हैं नीचे, तो m ऊपर चला जाएगा, m n xi अपॉन mr प्लस nr। तो दिस इज द करंट इन सर्किट इन दिस केस। तो मिक्स ग्रुपिंग ऑफ n सेल्स में हमने ये देखा कि करंट जो है सर्किट में वो इस एक्सप्रेशन से हमें मिलेगा। नाउ वी हैव टू सी कि ये करंट मैक्सिमम कब होगा। तो ये करंट मैक्सिमम तब होगा जब ये डिनोमिनेटर मिनिमम होगा। अब डिनोमिनेटर में दो चीजों का सम है, इसको मिनिमम होने के लिए क्या होना पड़ेगा, मिनिमम की कंडीशन है कि नाउ फॉर, हम क्या चाहते हैं, आई मैक्सिमम हो, फॉर आई टू बी मैक्सिमम what we require, mr plus nr should be minimum। ये छोटे से छोटा होना चाहिए, स्मॉलेस्ट, है ना। अब दो चीजों का सम स्मॉलेस्ट कब होगा, जब इन दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होगा।
मीन्स m टाइम्स r इज इक्वल टू n टाइम्स r। जब इन दोनों का मैग्नीट्यूड नीचे आपस में इक्वल होगा तब ये फैक्टर मिनिमम होगा, क्योंकि वहां पे एडिशन का साइन है। अब इसको मिनिमम होने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेट अस ड्राइव दैट थिंग, कि किस तरह से हमें पता चलेगा। तो वी कैन राइट mr प्लस nr एज अंडर रूट mr का स्क्वायर प्लस अंडर रूट nr का स्क्वायर। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। नाउ आई विल कंप्लीट द स्क्वायर। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म होगी हमारे पास, इसमें हम प्लस कर रहे हैं 2 अंडर रूट mr अंडर रूट nr और माइनस कर रहे हैं 2 अंडर रूट mr अंडर रूट nr। ठीक है, तो अभी हम इसको इन दोनों को और ये आपस में कंबाइन करेंगे तो हमारे पास आएगा अंडर रूट mr माइनस अंडर रूट nr का होल स्क्वायर प्लस ये वाला फैक्टर 2 अंडर रूट mr अंडर रूट nr। ठीक है, नाउ इफ यू वांट दिस टू बी मिनिमम, है ना। अब यहाँ तो देखो मल्टीप्लीकेशन हो रही है, इसको मिनिमम तो आप बना नहीं सकते, जीरो पुट करना पड़ेगा, जीरो हो गया तो फिर कुछ बचा नहीं, ये टर्म जीरो चाहिए, है ना। तो फॉर mr प्लस nr टू बी मिनिमम, कम से कम तभी होगा व्हेन ये वाली जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाली टर्म है इट इज इक्वल टू जीरो। तो हम इसको जीरो कर देंगे, जब ये टर्म जीरो होगी तो मिनिमम हो जाएगा सम। ठीक है, अब इसको जीरो करने का मतलब है कि अंडर रूट mr इज इक्वल टू अंडर रूट nr एंड mr इज इक्वल टू nr। ठीक है, तो यहां से अगर हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस फाइंड कर लें कि कैपिटल R कितना चाहिए, तो कैपिटल R चाहिए nr बाई m। तो जो बाहर वाली रेजिस्टेंस हम लगाते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन द केस ऑफ मिक्स ग्रुपिंग, वो जो रेजिस्टेंस है वो इसके बराबर होनी चाहिए। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज एक्चुअली टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स इन मिक्स्ड ग्रुपिंग। तो मिक्स ग्रुपिंग में सारे सेल्स ने मिलके जो रेजिस्टेंस हमें ऑफर करी है उसके बराबर होनी चाहिए, तो तब सर्किट में करंट मैक्सिमम होगा एंड द पावर ट्रांसफर इज आल्सो मैक्सिमम। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो दिस इज ए काइंड ऑफ डेरिवेशन, ये मिक्स ग्रुपिंग वाली डेरिवेशन आ जाती है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट उसमें बतानी होती है, तो ये आ जाता है। और इसके साथ साथ हमें यहाँ पर ये करंट थ्रू द कॉम्बिनेशन, ये वाला एक्सप्रेशन भी फाइंड करने के लिए पूछा जा सकता है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें 12 सेल्स दिए गए हैं, दे आर आइडेंटिकल सेल्स, हर किसी की EMF 1.5 वोल्ट है और हर किसी की इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है। हमें उनको इस तरह से अरेंज करना है कि एक रो में n सेल्स आ जाएं एंड देयर आर m सच रोज एंड वी वांट दैट कि n और m की क्या वैल्यूज हों सच दैट कि जो करंट है सर्किट में हमारे पास एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी है 1.5 ओम, उसमें से जो करंट आ रहा है बच्चे, वो करंट जो आए वो मैक्सिमम आए। तो इसमें से मैक्सिमम करंट की कंडीशन हमें फाइंड करनी है। तो कंडीशन हमें पता है कि मैक्सिमम करंट के लिए R इज इक्वल टू NR बाय M होता है ना। N उसमें भी हमारे पास जो N चल रहा था ना वो रोज के सेल ही थे, यहाँ पर भी N रोज के सेल ही हैं, इस चीज का ध्यान रखना। तो जब ऐसा होगा तो हमारे पास मैक्सिमम करंट होगा। तो अभी बच्चों R हमें दिया गया है 1.5 ओम, स्मॉल n मुझे नहीं पता, स्मॉल r इज 0.5 और स्मॉल m भी नहीं पता, लेकिन आई हैव ए कंडीशन कि m टाइम्स n जो है दैट इज 12, क्योंकि टोटल सेल्स हमें 12 दिए गए थे। तो यहाँ से m आ जाएगा मेरे पास 12 बाई n, इसको यहाँ पुट करेंगे तो n इंटू 0.5 अपॉन 12 बाई n इट इज 1.5। तो ये यहाँ पे कटेगा 3 पे जाएगा, है ना, n स्क्वायर, तो बन गया 12 उधर चला गया 36 इज इक्वल टू n स्क्वायर, तो n इज 6, तो n मुझे 6 मिल गया। और अभी m चाहिए मुझे, तो m इज 12 बाई 6, है ना, 12 बाई n था तो इट इज 2, मीन्स m इज 2, मीन्स 2 रोज बनेगी और एक रो में 6 सेल्स होंगे, तो तब सर्किट में जो करंट होगा वो मैक्सिमम होगा। अगर आपसे इसी के साथ पूछ लिया जाए व्हाट इज दैट मैक्सिमम करंट, तो आप क्या करोगे, यहां लिखोगे mn इंटू एक्साई अपॉन mr प्लस nr, है ना। दिस इज द करंट इन सर्किट, ये फॉर्मूला है m इंटू n
मेरे पास 12 है, देयर आर 12 सेल्स, इसको 12 पुट कर दिया, EMF ऑफ ईच सेल इज 1.5 अपॉन m टाइम्स r, m टाइम्स मींस 2 टाइम्स 1.5 प्लस स्मॉल n इज 6 इंटू 0.5। इसको सॉल्व कर लेंगे हम, यहाँ पे 18 ऊपर आ गया और नीचे 3 प्लस 3 बना 18/6 3 एम्पेयर। हाँ जी बच्चों, तो ये हमें सर्किट डायग्राम गिवन है इस क्वेश्चन में, जिसमें आपको 4 आइडेंटिकल सेल्स पैरेलल में जुड़े हुए नजर आ रहे हैं और ये सारी कॉम्बिनेशन को दो 15 ओम की रेजिस्टेंसेस जो खुद पैरेलल में हैं उनके साथ जोड़ा गया है और ये बोला गया है कि हर किसी सेल की EMF 2 वोल्ट है। यहाँ पर एक आइडियल वोल्ट मीटर भी लगाया गया है। आइडियल वोल्ट मीटर बच्चों वो होता है जिसकी अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस जो होती है दैट इज इन्फिनिटी, काफी ज्यादा रेजिस्टेंस होती है, बहुत हाई रेजिस्टेंस, कि वो खुद कोई करंट ड्रॉ नहीं करता, मतलब सर्किट में जितना करंट आई है वो सारा सर्किट में से जाएगा, उसमें करंट नहीं जाता। तो वो वोल्ट मीटर एक्चुअली कहाँ कनेक्ट किया गया है, वो यहाँ पे कनेक्ट किया गया है अक्रॉस दिस कॉम्बिनेशन। तो हमें ये बताना है कि ये सेल मिलके, बताना नहीं है, गिवन है कि ये सेल मिलके हमें 1.6 वोल्ट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल वोल्टेज 1.6 वोल्ट दे रहे हैं। हमें हर किसी की इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। तो यहां पर एक्साई मुझे पता है 2 वोल्ट, है ना, क्योंकि ये सारे पैरेलल में जुड़े हुए हैं। पैरेलल में हमें पता है कि जो EMF है वो ऐड नहीं होती, वो सिंपली इक्वल टू EMF ऑफ सिंगल सेल रहती है। तो EMF जो होगी टोटल EMF ऑफ दीज सेल्स दैट इज 2 वोल्ट। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V दैट इज 1.6 वोल्ट, ठीक है। और ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल R, वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इसके बराबर है 15 इंटू 15 अपॉन 15 प्लस 15, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में हैं, तो इट इज 7.5 ओम। तो ये सारा डाटा हमें मिल गया। नाउ वी हैव ए फॉर्मूला फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस R डैश। इन सब की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके लिए हमारे पास रिलेशन है विच इज एक्साई बाय V माइनस 1 इंटू कैपिटल R। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस। और ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, ये कॉम्बिनेशन की आएगी, कॉम्बिनेशन की आएगी ये, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि टोटल EMF चारों ने जो दी है वो ये है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इन चारों का है ये, और ये चारों मिलके इस एक्सटर्नल R को करंट दे रहे हैं ना, तो यहाँ पर R डैश पूरी कॉम्बिनेशन का आएगा। वी जस्ट पुट द वैल्यूज हेयर, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 1.6 आ गया, -1 इंटू 7.5। इसको सॉल्व करेंगे, 2 माइनस 1.6 अपॉन 1.6 इंटू 7.5, solving it we will get 15/8 ohm. So this is the R dash of combination, but we require resistance of each cell. तो हमें पता है कि यहाँ पे R dash actually R/4 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये 4 रेजिस्टेंसेस पैरेलल में जुड़ी हुई हैं और चारों आइडेंटिकल है। तो दिस इज फॉर सिंगल सेल। अगर सिंगल सेल की रेजिस्टेंस स्मॉल r है तो R डैश जो कॉम्बिनेशन की आएगी इसके बराबर आएगी। तो हमें सिंगल की चाहिए, तो डेट इज R डैश टाइम्स 4। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 4 इंटू 15/8। इसको सॉल्व किया, वी विल गेट 7.5 ओम। यहाँ पे 2 पे कटा, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ये वाला फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है इंटरनल रेजिस्टेंस का। अब इसमें देखो मिक्स ग्रुपिंग, इसमें पैरेलल ग्रुपिंग भी आ गई सेल्स की, साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस की रिलेशन विद EMF एंड वोल्टेज आ गई। देखो वोल्ट मीटर जो रीडिंग लेता है ना, चाहे वो आइडियल वोल्ट मीटर है, ध्यान रखना वोल्ट मीटर जो भी रीडिंग लेगा इस तरह के क्वेश्चंस में वो हमेशा कैपिटल V होगा, दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और इनकी एक और रिलेशन हमारे पास है which is V is equal to xi minus IR, है ना। ये भी हमारे पास एक रिलेशन है, कभी कभी ये भी काम आ जाती है।